बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है 11th लेक्चर होगा फिज़िक्स का, और आज हम 5वां यूनिट जो उनसे है वो स्टार्ट करेंगे। हमने लेक्चर नंबर 10 तक जितने हमने किए थे न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं, और जो न्यूमेरिकल से कुछ टॉपिक के साथ साथ समझा चुके थे। अगर फिर भी किसी कोई बच्चे को न्यूमेरिकल नहीं आता तो वो हमसे दोबारा से पूछ सकता है। तो इंशाल्लाह आज यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, इसलिए कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। यूनिट नंबर 5 में जो पेज नंबर 107 है, इसकी जो पहले 4-5 लाइनें हैं ये बड़ी MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 107 की जो फर्स्ट 5 लाइन्स हैं ये आपने अंडरलाइन करना है। इसमें से 2-3 MCQs बनते हैं। MCQs क्या है कि ये जो टॉपिक है ग्रेविटेशन के मुतालिक है। तो सबसे पहले कौन सा शख्स था जिसने ग्रेविटी को पहले स्टडी किया, तो उसका नाम लिखा हुआ है पहली लाइन में आइजैक न्यूटन। और उसने कब किया था ये स्टडी? उसने किया था 1665 में, 1665 में उसने इसको डिस्कवर किया था क्या चीज़ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटी के मुतालिक। किस तरह किया था कि एक शाम को, ये भी MCQs में आ गया था कि सुबह के टाइम उसने किया था या दोपहर के टाइम किया था या शाम के टाइम किया था। इट इज़ एन इवनिंग ऑफ 1665 कि वो एक दरख्त के नीचे बैठा था, और किस चीज़ का दरख्त था ये भी MCQ में पूछा जा चुका है। तो वो एक एप्पल का दरख्त था, एप्पल एक ऊपर से नीचे गिरता है। वो सोच रहा था ग्रेविटी क्या होती है, किस तरह चीज़ें ये रिवॉल्व करती है, सूरज ज़मीन के गिर्द कैसे रिवॉल्व कर रहा है, ज़मीन किस तरह रिवॉल्व कर रही होती है। तो उस वक्त जो एक सेब गिरा नीचे, तो वहाँ पे उसके जहन में क्लिक आया कि कोई हर एक चीज़ यूनिवर्स में दूसरी चीज़ को अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का उसने नाम दिया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो पहले नंबर पे पहली जो 4-5 लाइनें हैं ये आपने अंडरलाइन करनी है। पेज नंबर 107 की बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs में आ जाता है। इसके बाद फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की हेडिंग होगी यहाँ पे, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की मजीद ये तुम्हें हर साल MCQ शॉर्ट क्वेश्चन में एक आंसर आता है, डिफाइन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की जो उनसे है कि इन द यूनिवर्स में हर एक चीज़ दूसरी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ज़मीन को देखते हैं, सूरज को देखते हैं तो सूरज ज़मीन को अट्रैक्ट कर रहा है। ज़मीन और चाँद की बात करते हैं तो ज़मीन चाँद को अट्रैक्ट कर रही है। हर एक बॉडी, ज़मीन हमें अट्रैक्ट कर रही है, और जिस अट्रैक्शन की वजह से हमारा वेट है, इसी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से हमारा क्या लाई करता है, वेट बनता है, वो भी ज़मीन की कशिश आ जाती है। तो ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का भी जो लाइन नंबर 5 है आपने यहाँ से अंडरलाइन करना है। लाइन नंबर 5 में शुरू से पहले लिखना है, जहाँ पे लफ्ज़ लिखा लाइन नंबर 5 में, उसमें एक लाइन लिखने स्टार्ट में, इन द यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट्स विद द फोर्स एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की क्या कहलाएगी, डेफिनेशन कहलाएगी। आपने इसमें थोड़ी सी चेंज लानी है। क्या लानी है, 5वीं लाइन से स्टार्ट करना है, इन द यूनिवर्स से लिखा जाएगा, और शुरू में दिस फोर्स इज कॉल्ड, थोड़ी सी कटिंग करेंगे, दिस फोर्स इज कॉल्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स का नाम दिया जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब उसके बाद इन 2 पॉइंट्स के बाद हमारे पास आता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मुराद क्या ली जाती है, लॉ एक कानून है। न्यूटन ने पहले 3 कानून दिए थे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इस तरह ये हमारे पे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का नाम दिया जाता है। न्यूटन के मुतालिक कि एवरी बॉडी, हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। किस तरह अट्रैक्ट कर रही है कि अगर मेरे पास एक बॉडी है जिसका मैस है m1, दूसरी बॉडी है जिसका मैस मैं कह देता हूँ m2 है। अब m1 इसको फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, m2 इसे भी अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है विद द फोर्स। अब जितना बॉडी मैस ज़्यादा होगा ना, कहते हैं फोर्स भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसका मैथमेटिकल लिखा जाए, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इस मैस को बढ़ाऊं फिर भी क्या होगा, फोर्स बढ़ेगी, दूसरे मैस को बढ़ाया जाए फिर भी क्या होता है, फोर्स बढ़ती है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इन दोनों मैसेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और जब ये दोनों मैस लिखे गए तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम कह सकते हैं कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स द अदर बॉडी विद द फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन। जब भी 2 चीज़ें आमने सामने लिखी जाती हैं तो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके, ये दोनों मैस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उसे बोला जाता है प्रोडक्ट। इन द यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट्स द अदर ऑब्जेक्ट्स विद द फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस। फिर एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि हमारे पास ये जो बॉडी है, इनके जो मैस है, इनके जो सेंटर्स आ जाते हैं, मैस m1 और m2, इनके सेंटर का जो डिस्टेंस है
उसको हम डी से भी किस बुक्स में रिप्रेजेंट किया हुआ, कहीं पे आर से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पे इस डिस्टेंस कौन सा है, ये इन सेंटर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है, दोनों बॉडी जो मैस है उनके सेंटर का डिस्टेंस, दैट वाज डी। एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि ये मेरे पास जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ज़्यादा कर दिया जाए तो फोर्स कम होती जाती है। डिस्टेंस अगर क्या कर दिया जाए, दो मैग्नेट भी अगर मेरे पास हो, मेरे पास है कि दो मैग्नेट हैं, मैंने करीब रखूंगा ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, लेकिन अगर दूर रखता जाऊं तो फोर्स क्या होती जाएगी, इनमें अट्रैक्शन वाली कम होती जाएगी। जिस तरह आप देखा कि मेरे पास घरों में जैसे वाईफाई डिवाइस पड़ी होती है, ये अगर वाईफाई डिवाइस पड़ी हुई है, मैं करीब हूँगा तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सिग्नल होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहे हैं, लेकिन जो जो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, आप दूर जाएंगे तो उन सिग्नल्स की जो फोर्स है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो यहाँ भी हमारे पास जितने बॉडीज है, जब उनके दरमियान में डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये फोर्स कम होती रहती है, यानी डिस्टेंस और फोर्स एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। लेकिन यहाँ ऑब्जर्व किया जाता है कि फोर्स जो उनसे इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, स्क्वायर के, कि अगर मैं डिस्टेंस को डबल करूंगा तो फोर्स 1/4 हो जाती है, क्वार्टर हो जाती है। अगर डिस्टेंस को मैं 3 टाइम्स करता हूं तो ये जो फोर्स है 9 टाइम डिक्रीज हो जाती है। डिस्टेंस को 3 टाइम इन्हें बढ़ाऊंगा तो फोर्स कितने टाइम डिक्रीज हो जाएगी, 9 टाइम डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो अभी ये दो चीज़ें हमने जो पढ़ी हैं, यही हमारी डेफिनेशन है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की यही डेफिनेशन है, इन द यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट्स with the force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their center। अगर शॉर्ट में आए तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, साथ फाइनल फार्मूला लिखेंगे जो अभी थोड़ी देर बाद ड्राइव होगा। लेकिन अगर लॉन्ग में आ जाता है तो लॉन्ग में आने के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, हमें पहले डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, फिर कंसीडर से स्टार्ट करेंगे और अगले पेज के दरमियान पैराग्राफ तक चलेंगे। अगले पेज में क्या लिखा होगा, वहाँ पे कंसीडर लिखेंगे हम, कंसीडर 2 masses M1 and M2 having a distance between their center is D। So according to definition, according to the law of gravitation, force is directly proportional to product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between their center। अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए, कंबाइन बोलूँ तो ऐसे लिख सकता है F proportion to M1 M2 divided by D square। अब ये प्रोपोर्शन साइन है, प्रोपोर्शन साइन जब भी ख़त्म किया जाता है तो हमेशा दो चीज़ें लगाई जाती हैं। जब भी प्रोपोर्शन, चाहे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन हो या इनवर्स प्रोपोर्शन का साइन हो, जब भी इसको ख़त्म किया जाएगा तो हमेशा कितनी चीज़ें लगाई जाती है, दो। एक इक्वल का साइन लगाया जाता है, इक्वेशन बनती है, और दूसरा कांस्टेंट लिखाया जाता है। तो यहाँ भी हम जब ये प्रोपोर्शन का साइन ख़त्म करेंगे तो दो चीज़ें लगाएंगे, एक इक्वल का साइन और एक कांस्टेंट। यहाँ जो कांस्टेंट है ये कैपिटल जी आएगा। इस कैपिटल जी को बोला जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक और हमने पढ़ा था स्मॉल जी, छोटा जी जिसे कह दिया जाता है, वो क्या था, आपने सेकंड यूनिट थर्ड यूनिट में पढ़ा था कि एक स्मॉल जी है, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, कैपिटल जी पढ़ा है। जो कैपिटल जी है इसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं और इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है और वो होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। 6.673 इंटू 10⁻⁻11। अच्छा, इसका यूनिट भी पता होना चाहिए, यूनिट हम कैसे निकालेंगे। ये जो फार्मूला मैंने बनाया F = G M1 M2 by D स्क्वायर, यहाँ से अगर G को सेपरेट किया जाए, इसका यूनिट बताने के लिए, समझाने के लिए, G मालूम करना है, G को सेपरेट करना हमने, ये D स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, F D स्क्वायर = G M1 M2। हमने G की वैल्यू इधर निकालनी है, तो M1 M2 तो मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। तो F D स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 M2, ये किसका फार्मूला बन रहा है, कैपिटल G का फार्मूला बन रहा है। अब F क्या चीज़ है, फोर्स। फोर्स से यूनिट क्या होता है, न्यूटन। D डिस्टेंस, डिस्टेंस से यूनिट क्या था, मीटर। तो ये D स्क्वायर है तो ये बन जाएगा स्क्वायर मीटर। अगर नीचे देखा जाए M1 M2 ये दोनों मैस है, मैस का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम इंटू किलोग्राम। तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम हम लिख सकते हैं स्क्वायर किलोग्राम, तो ये बन सकता है न्यूटन स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर किलोग्राम। या इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, न्यूटन स्क्वायर मीटर
पर स्क्वायर किलोग्राम। kg पावर 2 था, जब ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो उसकी पावर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये जो यूनिट आया है ये मेरे पास किसका यूनिट है, कैपिटल जी का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो यहाँ ये मैंने वैल्यू लिखी थी 6.673 × 10⁻11, इसके साथ से यूनिट आएगा न्यूटन स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर किलोग्राम। जी की वैल्यू जिस तरह आपको ज़बानी याद थी, न्यूमेरिकल में पुट की गई थी थर्ड यूनिट में, सेकंड यूनिट में, तो जी की वैल्यू क्या थी मेरे पास 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। और इनके दरमियान डिफरेंस ही पूछ लिया जाता है कि गिव अ डिफरेंस बिटवीन, शॉर्ट क्वेश्चन में गिव अ डिफरेंस बिटवीन जी एंड कैपिटल जी। अब ये जी और इस जी में जब डिफरेंस पूछा जा रहा है, पहले नंबर तो हम बताएंगे छोटा जी किससे रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल जी किससे रिप्रेजेंट करता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है एट द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, जबकि जी की वैल्यू कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.673 × 10⁻11 न्यूटन स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर किलोग्राम। ये इसकी वैल्यूज होती हैं। पहले किसको रिप्रेजेंट करते हैं वो लिखना, इन दोनों की वैल्यूज लिख देनी है। फिर तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, ये जो कैपिटल जी है ये हर जगह चले जाए, चाहे चांद पे चले जाए, चाहे सूरज पे चले जाए, चाहे ज़मीन पे हो या किसी भी जगह जाएंगे, ये कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज नहीं होगी कैपिटल जी की वैल्यू। जबकि ये जो स्मॉल जी है, अभी हम अगले इसी यूनिट में आगे जाके पढ़ेंगे, ये जो जी की वैल्यू है एल्टीट्यूड के साथ चेंज होती रहती है। चांद पे जाएंगे वहाँ पे सिर्फ इसकी वैल्यू 1.6 है, ज़मीन पर है तो वहाँ भी चेंज होगी। तो अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे है तो 10 है, अगर मैं किसी माउंटेन पे चला जाता हूँ या किसी पहाड़ी इलाके पे चला जाता हूँ तो वहाँ पे जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो कम से कम 3 डिफरेंस है ना आपको आने चाहिए। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, गिव अ डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, इसमें हमने जी की वैल्यू लिखी थी। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ मजीद जहाँ ये टॉपिक खत्म होता है, जहाँ पे जी की वैल्यू लिखी है 108 पेज पर 6.673 × 10⁻11, यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, डायग्राम बनाई जाएगी और साथ डेफिनेशन लिखी जाएगी और ये मैथमेटिकल फॉर्म किया जाएगा अगर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। जहाँ पे ये वैल्यू खत्म होती है 108 पेज पर, वहाँ पे फिर 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि हम जो से मैं हूँ, मेरे पास ये साइड पे अगर टेबल है तो क्या हम भी एक दूसरे को ट्रैक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। कि उसने कहा था, आइजैक न्यूटन ने भी कहा था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के, इन द यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट्स विद द फोर्स। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मेरे दरमियान और इस टेबल के दरमियान तो इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती। क्यों नहीं महसूस होती? क्योंकि हमारे मैथ कम है। मैथ कम होने से, ये जी की वैल्यू कम होने से, बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से हमें ये फील नहीं होती। तो ये जहाँ पे वैल्यू लिखी गई 108 पेज पर, उससे आगे ये क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे जो दाएं बाएं चीज़ें हैं हम उन्हें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्यों नहीं महसूस होती। तो क्यों नहीं महसूस होती? क्योंकि मैथ हमारा कम है और जी की वैल्यू क्या बहुत स्मॉल है, जिसकी वजह से ये निगलिजिबल हो जाती है, हमें महसूस नहीं हो रही। जब चाँद सूरज की बात आती है, ज़मीन की बात आती है, तो इनके बहुत ज़्यादा मैसेज है। मैथ ज़्यादा होने की वजह से इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमें क्या होती है, फील होती है। तो अगर स्टार्ट लिया जाए दोबारा से, मैं से समअप करूँ तो क्या होगा, पहले नंबर पे पेज नंबर जो 107 है उसकी पहली 5 लाइनें जो उनसे वो अंडरलाइन होनी चाहिए, MCQs के लिए आ जाती है कि सबसे पहला कौन सा शख्स था जिसने ग्रेविटी के मुतालिक स्टडी किया, कब किया, किस वक़्त किया, कौन से दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। ये 4-5 MCQs बनते हैं। फिर जो इसके बाद हेडिंग है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की में क्वेश्चन आता है व्हाट इज मीन डिफाइन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का आंसर आपने कहाँ से लिखना है, जो पेज नंबर इसी 107 ही है, सेकंड पैराग्राफ है, उसकी 5वीं लाइन होगी। 5वीं लाइन में आपने शुरू में स्टार्ट करना है, इन द यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की डेफिनेशन थी। फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आता है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आता रहता है। तो अगर शॉर्ट में आए तो डेफिनेशन लिखनी है और डेफिनेशन के बाद फाइनल फार्मूला लिख देना। अगर शॉर्ट में आता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, डेफिनेशन क्या थी, इस फार्मूले से बनती है कि हमारे पास क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन। अच्छे बच्चे स्क्वायर नहीं लिखते, स्क्वायर लाजमी लिखना।
स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ये मैथमेटिकल फॉर्म किया जाएगा। इसमें फिर कैपिटल जी आ जाता है। कैपिटल जी किसे कहते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कहते हैं। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है वो पता होनी चाहिए, और ये हर जगह यूनिवर्स में एक जैसी रहती है, चाहे चांद हो, चाहे ज़मीन हो, चाहे सूरज हो, ये जी की वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है। क्या वैल्यू होती है इसकी? 6.673, और ये ज़बानी याद होनी चाहिए आपको। न्यूमेरिकल्स में पुट किया जाएगा, वहाँ से न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर किलोग्राम। फिर साथ ही एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज द गिवन डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ये भी बोर्ड में आता रहता है। तो इनके 3 पॉइंट, पहली बात है जी, स्मॉल जी कहते किसे हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। दूसरा पॉइंट इसकी वैल्यू कितनी होती है। तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे जी वैरी करता रहता है प्लेस टू प्लेस। यहाँ पे कुछ है, चांद पे कुछ और होगा, पहाड़ों पर कुछ और होगा, ये स्मॉल जी। लेकिन कैपिटल जी हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इसका यूनिट होता है मीटर पर स्क्वायर सेकंड, इसका यूनिट ये लिख दिए जाते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट बना दिए जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में इनफ होता है। फिर जहाँ पे ये 108 पेज पे ये डेफिनेशन लिखी है, जी की वैल्यू हमने ड्राइव की, यानी फार्मूले के साथ लिखा हुआ है, वहाँ से फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2-3 लाइनों में कि हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें पड़ी होती हैं, हमें उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं महसूस होती। तो क्यों नहीं महसूस होती? मैस कम होने की वजह से, जी की वैल्यू बहुत कम होने की वजह से हमें ये फील नहीं होती। तो ये आज का लेक्चर था। अगर आपको किसी की बात की ना समझ में आए तो आप मुतल्लिका टीचर ये हमसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। शुक्रिया।